नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। AMCA इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो स्टील्थ फाइटर जेट को बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस जेट की खासियत इसका इंटरनल वेपन बे है जो स्टील्थ कैपेबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। स्टील्थ का मतलब है कि एयरक्राफ्ट का रेडार पे नजर न आना और IWB के थ्रू वेपन को अंदर रखकर इस फीचर को मेंटेन किया जाता है। ADA और DRDO ने कंफर्म किया है कि अस्त्रा MK1 और अस्त्रा MK2 मिसाइल AMCA के IWB में बिना किसी मॉडिफिकेशन के फिट किया जा सकता है। IWB की वजह से प्लेन अपने रडार सिग्नेचर को कम करता है जो स्टील्थ मिशन के लिए जरूरी है। IWB में AMCA-4 अस्त्रा मिसाइल कैरी कर सकता है जो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए आइडियल है। ये ट्रेडिशनल जेट से बेटर है जिसमें मिसाइल प्लेन के बाहर लगती है और स्टील्थ को कंप्रोमिस करती है। AMCA के IWB की एक और खास बात यह है कि ये डुअल रोल कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है। अगर एयरक्राफ्ट स्ट्राइक मिशन के लिए यूज हो रहा हो तो ये 2 अस्त्रा मिसाइल और ग्राउंड अटैक वेपन जैसे प्रिसीजन गाइडेड वेपन, बॉम्ब या क्रूज मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी AMCA को एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक रोल के बीच बिना मॉडिफिकेशन के स्विच करने का ऑप्शन देती है। अस्त्रा MK1 और MK2 मिसाइल DRDO ने बनाई है। अस्त्रा MK1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में यूज हो रही है और MK2 का अपग्रेडेड वर्जन ज्यादा रेंज और बेटर सीकर के साथ डेवलप हो रहा है। इन मिसाइल को AMCA के IWB के साथ इंटीग्रेट करने से इंडिया की कॉम्बैट कैपेबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये मिसाइल सिर्फ इंडिजिनस नहीं बल्कि हाई परफॉर्मेंस भी है जो AMCA की एडवांस कैपेबिलिटी को परफेक्टली कंप्लीमेंट करती है। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 फाइटर जेट जो इंडिया की एयर पावर का एक मेजर हिस्सा रहा है अब 2025 के एंड तक रिटायर हो जाएगा। ये जेट काफी टाइम से सर्विस में है और अब उनका फ्यूचर को लेकर डिस्कशन हो रही है। कई लोगों ने उन्हें रीपर्पस करने के लिए कुछ इनोवेटिव और थोड़े कंट्रोवर्शियल प्रपोजल दिए हैं। एक मेजर सजेशन ये है कि इन रिटायर्ड MiG-21 जेट को अनमेंडेड एरियल टारगेट ड्रोन बनाया जाए। ये ड्रोन इंडिया के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खासकर प्रोजेक्ट कुसा के लिए टारगेट का काम करेगा। प्रोजेक्ट कुसा DRDO का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका एम है एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। इन MiG-21 को अनमेंडेड ड्रोन में कन्वर्ट करने का आइडिया ये है कि उनकी एयर फ्रेम और हाई स्पीड कैपेबिलिटी को यूज करके रियल कॉम्बैट सिनेरियो सिमुलेट किया जाए। ये डिफेंस सिस्टम के टेस्टिंग और ट्रेनिंग को काफी इफेक्टिव बना सकता है, लेकिन ये आइडिया काफी रिस्की है। अगर MiG-21 को अनमेंडेड बनाया जाए तो सेफ्टी कंसर्न बढ़ जाएगी। MiG-21 जेट को ऑपरेट करते वक्त अगर कम्युनिकेशन फेलियर हो जाए तो एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खो सकता है। इससे एक्सीडेंट हो सकता है, खासकर अगर ये जेट डेंसल पॉपुलेटेड एरिया ये एयरबेस के आसपास फ्लाई कर रहा हो। ऐसे एक्सीडेंट से प्रॉपर्टी का नुकसान और लोगों की जान जा सकती है। दूसरा प्रपोजल HAL ने दिया है जो MiG-21 को कॉम्बैट ड्रोन में बदलने का है अंडर कैट्स प्रोग्राम। इसका मेन आइडिया यह है कि MiG-21 को एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रॉ आउट करने के लिए एक्सपेंडेबल असेट्स बनाया जाए, जहां एक एक्सपेंडेबल ड्रोन अपने टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस प्लान को सपोर्ट करने से मना कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि MiG-21 को कॉम्बैट ड्रोन बनाने का मतलब उनको मेंटेन करना और उनका सर्विस लाइफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स का अब फोकस है अपने ओल्ड फ्लीट को रिटायर करने का और इसलिए वो इन जेट को और ऑपरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना के नए स्टील फाइटर जेट के टेस्टिंग के बाद इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट के बीच ये बात चल रही है कि क्या तेजस MK2 प्रोग्राम को कैंसिल करके एक इंपोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर जेट लेनी चाहिए और AMCA पर फोकस करनी चाहिए जो 2035 तक रेडी होगा। लेकिन तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स के लिए एक जरूरी एयरक्राफ्ट है जो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज एयरफोर्स के खतरों को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। MK2 सिर्फ तेजस का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है बल्कि एक एडवांस फाइटर जेट है जिसमें नए एवियोनिक्स, पावरफुल इंजन और ज्यादा पेलोड कैपेसिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर के थ्रेट के हिसाब से कस्टमाइज और अपग्रेड किया जा सकता है। तेजस MK2 का डिजाइन हाई अप टाइम और इजी मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कॉम्बैट सिचुएशन में ज्यादा ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। इंपोर्टेड जेट में कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस और सप्लाई चेन इशू के कारण अवेलेबिलिटी कम होती है। इंडिजिनस होने के कारण MK2 में नए सेंसर, एडवांस म्यूनिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंटीग्रेट करना आसान है, जबकि इंपोर्टेड जेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन की वजह से यह मुश्किल होता है। इंपोर्टेड जेट पर ज्यादा डिपेंडेंसी जियोपॉलिटिकल रिस्क और सप्लाई चेन डिस्टरप्शन को बढ़ावा दे सकती है। साथ ही ये इंपोर्टेड जेट काफी महंगे होते हैं और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है, जबकि MK2 एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को कंप्रोमिस नहीं करता। MK2 का कैंसिलेशन इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए नुकसान होगा क्योंकि इंडिजिनस प्रोजेक्ट इंडस्ट्री को मजबूत बनाते हैं और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देते हैं। AMCA के इंडक्शन में अभी
काफी टाइम है और तब तक MK2 मीडियम वेट फाइटर फ्लीट के गैप को फिल करेगा। MK2 एक इसेंशियल ब्रिज है जो इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को तब तक मेंटेन करेगा जब तक AMCA ऑपरेशनल नहीं होता। अभिजीत अय्यर मित्रा जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में सीनियर फेलो हैं, उन्होंने चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट के टेक्नोलॉजी के क्लेम पर शक जताई है। उन्होंने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि चाइना के J-20 और FC-31 फाइटर जेट में कई टेक्निकल कमियां हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि चाइना के जेट के इंजन में ह्यूज इंजन ब्लेड होता है, जिसका मतलब है कि इंजन डिजाइन में हवा का लीकेज होता है जो जेट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। ये बात स्टील्थ और मैन्युवरेबिलिटी के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि अगर एयर लीकेज होता है तो जेट को रडार से छुपाना मुश्किल हो जाता है। अय्यर मित्रा ने यह भी कहा कि चाइना के जेट में फुल स्पेक्ट्रम सिग्नेचर मैनेजमेंट का काफी कमी है। इसका मतलब है कि चाइना के एयरक्राफ्ट को रेडार, इंफ्रारेड, विजुअल और एकॉस्टिक जैसे अलग अलग डिटेक्शन मेथड से छुपाने की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। स्टील्थ जेट के लिए ये एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर जेट का सिग्नेचर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो तो वो इजिली डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन अय्यर मित्रा ने इंडिया के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के स्लो प्रोग्रेस को भी एक्नॉलेज किया और मजाक में कहा कि इंडिया ने अब तक 4G भी मास्टर नहीं किया। इसका मतलब था कि इंडिया भी अपने फाइटर जेट जैसे तेजस LCA के डेवलपमेंट में काफी पीछे है। आगे चलकर अय्यर मित्रा ने 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी पर भी अपना ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर के जेट में एडवांस मटेरियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उनका कहना है कि चाइना और इंडिया को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को सिर्फ दिखाने वाले फीचर से ज्यादा उनकी असली टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन पर काम करना होगा। हर्षवर्धन ठाकुर जो HAL के चीफ टेस्ट पायलट है, उन्होंने चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट की सफल टेस्ट फ्लाइट पर अपनी चिंता जताई है और इंडिया के एरोस्पेस R&D इकोसिस्टम में जो कमियां हैं उन्हें दिखाया है। उनका कहना है कि इंडिया को अपनी डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन और डेवलपमेंट के तरीकों को दोबारा सोचने की जरूरत है। उनका कहना था कि एरोस्पेस R&D को रेड टेप और कंप्लायंस के जंजाल से आजाद करना होगा। छोटी फेलियर से डरने के बजाय सीखने का मौका समझना चाहिए। ठाकुर ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि प्रोसीजरल हर्डल और एक्सेसिव कमेटी जो हर डिसीजन में रुकावट डालती है, उनकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत देरी से कंप्लीट होता है। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसमें AI ड्रिवन सिस्टम, स्टील्थ और डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस अचीवमेंट से वो मिलिट्री एविएशन में आगे निकल गया है। इंडिया के AMCA और टेडवेब जैसे प्रोजेक्ट अपनी फर्स्ट फ्लाइट से काफी दूर है, जबकि चाइना ने अपने J-20 5th जनरेशन फाइटर को ऑपरेशनल बना दिया है और 6th जनरेशन फाइटर को मास प्रोडक्शन के लिए तैयार किया है। ठाकुर ने यह भी कहा कि इंडिया के एरोस्पेस डेवलपमेंट में एक रिस्क एडवर्स कल्चर है, जहां छोटी फेलियर को सेटबैक समझ लिया जाता है, जबकि उन्हें लर्निंग का मौका समझना चाहिए। इंडिया का डिफेंस सेक्टर ज्यादातर स्टेट ऑन कंपनी जैसे HAL पर डिपेंड है, जो इनोवेशन और कंपटीशन में कमी लाता है। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। इसके अलावा एरोस्पेस R&D प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी अक्सर डिले और इनएडवोकेट होती है, जो इंडिया को ग्लोबल एडवांसमेंट के साथ पेस में रखने में मुश्किल डालती है। ठाकुर का कहना है कि अगर इंडिया एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो उसे अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा से रिकैलिब्रेट करना होगा और ब्यूरोक्रेसी, रिस्क टेकिंग और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट पर ध्यान देना होगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।